हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैं के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 13 अक्टूबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में ग्रीन पीस इंडिया और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक सल्फर डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन कर रहा है? ऑप्शन ए सिंगरौली, ऑप्शन बी नवेली, ऑप्शन सी कोरबा, ऑप्शन डी सतारा। देखिए, ग्रीन पीस इंडिया और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की वार्षिक रिपोर्ट में सर्वाधिक सल्फर डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन में मध्य प्रदेश के सिंगरौली का नाम सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर पर है जो तमिलनाडु का नवेली है, ये दूसरे स्थान पर है, और कोरबा, छत्तीसगढ़ का कोरबा, ये तीसरे स्थान पर रहा है। यह स्थिति तब है जब पूरे विश्व में सल्फर गैस के उत्सर्जन में 6% की गिरावट आई है। सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग SO2 भी कहते हैं, एक जहरीली गैस है जिसके प्रदूषक से स्ट्रोक यानी पक्षाघात, हृदय रोग, फेफड़ों के कैंसर और अकाल मौत का जोखिम बढ़ जाता है। पर्यावरण के लिए काम करने वाली गैर सरकारी संस्थान ग्रीन पीस ने कोयला, तेल व गैस के जलने से होने वाले SO2 उत्सर्जन पर विश्लेषण किया है। इसका सबसे बड़ा कारण विद्युत संयंत्रों और अन्य औद्योगिक इकाइयों में जीवाश्म ईंधन का जलाना है। जारी रिपोर्ट के अनुसार सिंगरौली में जो वर्ष 2018 में 442 किलोग्राम लिख रहे हैं, किलो टन SO2 उत्सर्जित हुआ, जो 2019 में बढ़कर 479 किलोटन हो गया है। ठीक है, टिनो हो गया है। 8.5% की वृद्धि के साथ सिंगरौली SO2 प्रदूषण में देश में पहले और विश्व में छठे स्थान पर है। तमिलनाडु की नवेली पर 15% प्रदूषण घटा है। इसके बावजूद यह शहर देश में दूसरे व विश्व के 14वें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ का कोरबा 282 किलो टन SO2 उत्सर्जन के साथ भारत में तीसरे व विश्व में 17वें स्थान पर है। कोरबा में SO2 उत्सर्जन में वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में 10% की बढ़ोतरी हुई है। ग्रीन पीस इंडिया के कैंपेनर अविनाश चंचल का कहना है कि प्रदूषण नहीं फैलाने वाले ईंधन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसके लिए राज्य सरकार भी जवाबदेह है। अगर पूरे विश्व का बात करें तो भारत पहले स्थान पर SO2 का उत्सर्जन करता है। उसके बाद रूस दूसरे, वो चीन तीसरे नंबर पर है। तो भारत जो है लगातार 5वें साल से दुनिया में सबसे बड़े SO2 उत्सर्जक देशों की सूची में पहले स्थान पर है। यहाँ वर्ष 2019 में दुनिया के कुल मानव निर्मित SO2 का सर्वाधिक 21% उत्सर्जित हुआ। यह मात्रा सूची में दूसरे स्थान पर शामिल रूस से लगभग 2 गुनी है। चीन तीसरे नंबर पर है। रिपोर्ट में सल्फर डाइऑक्साइड को सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक बताया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिंगरौली। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भारत पूरे विश्व में पहला स्थान रखता है SO2 का मामले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पाकिस्तान में एक गैर सरकारी संगठन यानी NGO ने 140 हस्तियों के नाम की पट्टिकाएं लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि देने का अभियान छेड़ा है। NGO ने जिन महान लोगों के प्रति सद्भावना दिखाई है, उनमें निम्न में से कौन शामिल है? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी अमृता प्रीतम, ऑप्शन सी महाराज गुलाम हुसैन, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। देखिए, पाकिस्तान ने एक गैर सरकारी संगठन ने 140 हस्तियों के नाम की पट्टिकाएं लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि देने का अभियान छेड़ा है। NGO ने जिन महान लोगों के प्रति सद्भावना दिखाई है, उनमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला लाजपत राय, उपन्यासकार अमृता प्रीतम और कलाकार महाराज गुलाम हुसैन कत्थक शामिल है। लाहौर संगत नाम के संगठन ने फिलहाल 20 पट्टिकाएं लगाकर महान लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने का सिलसिला शुरू किया है। नीले रंग की ये पट्टिकाएं उन स्थानों पर लगाई गई है जहां ये महान लोग रहे या कार्य किया या उनसे जुड़ा हुआ कोई वाक्य प्रसिद्ध है। इनमें लाला लाजपत राय की पट्टिका गोल बाग के द्वार पर, अमृता प्रीतम के नाम वाली पट्टिका धनीराम स्ट्रीट पर और महाराज गुलाम हुसैन कत्थक के नाम वाली पट्टिका अनारकली में लगाई गई है। ये लोग भारत और पाकिस्तान की साझी विरासत के प्रतीक है। लाहौर संगत ने इसी सप्ताह प्रोफेसर अन्ना मोल्का की पट्टिका पंजाब विवि के पुराने परिसर में और भाई राम सिंह के नाम वाली पट्टिका लाहौर म्यूजियम एंड नेशनल कॉलेज फॉर आर्ट्स की दीवार पर लगाई है। इसके अतिरिक्त शहर में हाजिफ
जलंधरी, गामा पहलवान, बड़े गुलाम अली, अब्दुल रहमान जुगताई, नूर जहां और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नाम से पट्टिकाएं भी लगाई गई है। इस बारे में चित्रकार डॉक्टर एजाज अनवर कहते हैं कि पट्टिका लगाने के पीछे इनकी मंशा जो है पुराने लोग अपने शानदार अतीत को याद करें और नवयुवक अपने इतिहास के बारे में जानकर सबक ले। तो यह जो ये तीनों को इन लोगों को सद्भावना में इनका श्रद्धांजलि देने के लिए ये पट्टिकाएं शामिल की गई हैं इनके नाम का। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस युवा खिलाड़ी ने फाइनल मुकाबले में अमेरिका की चौथी वरीय सोफिया केनिन को सीधे सेटों में शिकस्त देकर फ्रेंच ओपन महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है? ऑप्शन ए एलेक्स मॉर्गन, ऑप्शन बी मार्ट वियरा दा सिल्वा, ऑप्शन सी इवा स्वियातेक, ऑप्शन डी होप सोलो। देखिए, युवा खिलाड़ी ईगा स्वियातेक ने यहाँ फाइनल मुकाबले में अमेरिका की चौथी वरीय सोफिया केनिन को सीधे सेटों में शिकस्त देकर फ्रेंच ओपन महिला सिंगल्स का ओपन खिताब अपने नाम कर लिया है। 19 वर्षीय स्वियातेक ने 6-1 से केनिन को 4-6 और 6-1 से हराया और उन्हें इस दौरान सिर्फ 5 गेम ही गंवाए। इसके साथ ही स्वियातेक महिला सिंगल्स का खिताब जीतने वाली पहली पोलैंड की जो है ये पहली खिलाड़ी बन गई है। गैर वरीय विश्व में 54वें नंबर की खिलाड़ी स्वियातेक के शानदार प्रदर्शन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो इस क्ले कोर्ट टूर्नामेंट में एक भी सेट नहीं हारी है। इस टूर्नामेंट को ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है ये टूर्नामेंट को जीतने वाली पहली पोलैंड की खिलाड़ी है। अमेरिका खिलाड़ी केनिन को शिकस्त दी है और 1992 में मोनिका सेलेस के बाद इवा स्वियातेक इस टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी है। ठीक है, इनका जो एज भी ध्यान रखिएगा 19 साल की है, जो सबसे कम एज की खिताब पाने वाली महिला बन गई है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इवा स्वियातेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कौन से राजघराने के राजमाता के सम्मान में उनके जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर 100 रुपए के स्मारक सिक्का जारी किया गया है? ऑप्शन ए डोगरा राजवंश, ऑप्शन बी ग्वालियर का सिंधिया, ऑप्शन सी जयपुर राजघराना, ऑप्शन डी राजस्थान का मेवाड़। देखिए, केंद्र सरकार ग्वालियर राजघराने की राजमाता स्वर्गीय विजया राजे सिंधिया के सम्मान में उनके जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करेगी। ये जारी किया जा चुका है, ये कल ही जारी हुआ है 12 अक्टूबर के दिन। ठीक है, इसी के साथ सिंधिया घराना देश का पहला ऐसा राज परिवार हो गया है जिनके किसी सदस्य को यह सम्मान मिला है। हालांकि ग्वालियर को यह सम्मान दूसरी बार मिल रहा है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में भी 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी हो चुका है। उनका जन्म जो है वो ग्वालियर में हुआ था। राजमाता विजय राजे सिंधिया भाजपा की संस्थापक सदस्य रही है। उनकी बड़ी बेटी वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी है। जो छोटी बेटी यशोधरा राजे मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री है। उनके पोते ज्योतिरादित्य सिंधिया भी करीब 6 माह पहले भाजपा में शामिल हो चुके हैं। सिक्कों के संग्रहकर्ता सुधीर लुणावत ने बताया कि राजमाता पर जारी स्मारक सिक्का कभी प्रचलन में नहीं आएगा, यह केवल संग्रहकर्ताओं के लिए होगा। इसकी कीमत भी करीब 2500 रुपये होगी। उन्होंने बताया कि अब तक देश में किसी भी राज परिवार के सदस्य के नाम स्मारक सिक्का जारी नहीं हुआ है। राजमाता पर जारी होने वाला यह स्मारक सिक्का कोलकाता की टकसाल में तैयार हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, जो है टकसाल में, कोलकाता का टकसाल में ये तैयार हुआ है। कोलकाता का टकसाल में ये तैयार हुआ है। इसके एक तरफ राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, वो इसके नीचे सत्यमेव जयते अंकित है। हिंदी में भारत व रोमन में इंडिया अंकित है। दूसरी तरफ राजमाता का चित्र है। विजय राजे सिंधिया के चित्र के नीचे जन्म वर्ष यानी 1919 व जन्म शताब्दी वर्ष 2019 अंकित है। इस सिक्के का वजन जो है 35 ग्राम है। इसमें 50% चांदी और 50% अन्य धातुओं का मिश्रण है। इसकी गोलाई जो है वो 44 मिलीमीटर है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्वालियर का सिंधिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने को लेकर तेज हो रही मांग के बीच वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR और कौन सी कंपनी ने हाइड्रोजन ईंधन सेल से देश की पहली प्रोटोटाइप कार चलाने का सफल प्रक्षेपण किया है? ऑप्शन ए ओरेकल टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी KPIT टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी HCL टेक्नोलॉजी।
देखिए, वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने को लेकर तेज होती मांग के बीच भारत को इस दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और केपीआईटी टेक्नोलॉजी ने हाइड्रोजन ईंधन सेल से देश की पहली प्रोटोटाइप कार चलाने का सफल प्रक्षेपण किया है। एचएफसी पूरी तरह से देश में ही विकसित ईंधन सेल स्टेक पर आधारित है। एक बयान में कहा गया है कि एचएफसी तकनीक में विद्युत ऊर्जा पैदा करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया कराई जाती है। इसमें पेट्रोल या गैस जैसे पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ईंधन सेल स्टेक से मतलब विद्युत ऊर्जा पैदा करने वाली बैटरियों से है, जिन्हें एकत्र करने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ती। इसे 7 सीटों वाली कार में आसानी से फिट किया जा सकता है। इस ईंधन सेल तकनीक को सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो सिर्फ पानी का उत्सर्जन करती है। इस तरह अन्य धातु प्रदूषकों के साथ ही हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कटौती करती है। यह तकनीक जो है 65 से 75 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी काम करती है, जो वाहन चलाने के वक्त पैदा होने वाली गर्मी को सह सकती है। तो यह जो है केपीआईटी के टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने ये पहली प्रोटोटाइप कार चलाने का सफल प्रक्षेपण किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा केपीआईटी टेक्नोलॉजी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की पशु विज्ञान डिवीजन ने देश में कुत्तों की कौन से देसी नस्ल का आईसीएमआर के करनाल स्थित राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक अनुसंधान संस्थान ब्यूरो में जेनेटिक पंजीकरण कराया है। ऑप्शन ए चिप्पी पराई, ऑप्शन बी राजापलायम, ऑप्शन सी भोटिया, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। देखिए, भारतीय नस्ल में पशुओं की कई विशेषताएं हैं, लेकिन वे अपने अति विशिष्ट गुणों के बावजूद विज्ञान की भाषा में अपनी आनुवांशिक यानी जेनेटिक पहचान पाने से अछूते रहे हैं। यद्यपि अब पशुओं की भारतीय नस्लों की भी पहचान मिलनी शुरू हो गई है। बीते अगस्त माह में मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय नस्ल के कुत्तों को पालने और अपनाने के लिए प्रेरित किया था, जिसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की पशु विज्ञान डिवीजन ने देश में कुत्तों की 3 देसी नस्लों का आईसीएमआर के करनाल स्थित राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो में जेनेटिक पंजीकरण कराया। इसमें तमिलनाडु की कुत्तों की चिप्पी पराई, राजापलायम और हिमालयन भोटिया नस्लें शामिल हैं। तीनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। पंजीकरण के बाद आधिकारिक गजट जारी होते ही विशेषताओं को साझा किया जाएगा। बात करें इसमें चिप्पी पराई के बारे में, तो ये तमिलनाडु के मदुरै में लिख दे रहे हैं। तमिलनाडु के मदुरै में चिप्पी पराई टाउन के नाम पर इस नस्ल का नाम पड़ा है। यह दुर्लभ पतले शरीर और ऊंचे होते हैं। ये शिकार के लिए पहले से उपयोग में लाए जा रहे थे। इनकी आंखों का विजन 270 डिग्री तक का है, जो सामान्य से काफी अधिक है। बात करें राजापलायम के बारे में, तो राजापलायम को पोलगर हाउंड या इंडियन घोस्ट हाउंड के नाम से भी जाना जाता है। यह दक्षिण भारतीय कुत्ते की नस्ल है। पूर्व में दक्षिण भारत में इसका प्रयोग शिकारी और रक्षक के रूप में किया जाता रहा है। इस कुत्ते को 12 साल की उम्र होती है। आमतौर पर इसकी जो लंबाई है वो 65 सेंटीमीटर और 30 किलोग्राम इसका वजन होता है। बात करें भोटिया के बारे में, तो इसका जो वजन है 23 से 41 किलोग्राम, तो लंबाई 76 सेंटीमीटर तक हो सकता है। इस नस्ल की खास बात यह है कि यह खतरनाक बर्फीले मौसम में भी झेल सकता है। इसका उपयोग शिकार के लिए हिमालयन की पहाड़ियों में होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों जो है देसी नस्ल के कुत्ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा के बाद उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में मेट्रो परियोजना का काम इसी साल के अंत तक शुरू करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी बरेली, ऑप्शन डी मेरठ। देखिए, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में अब जल्द ही मेट्रो परियोजना पर काम शुरू होगा। नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा के बाद गोरखपुर उत्तर प्रदेश का 6ठा शहर होगा जहां मेट्रो दौड़ेगी। वर्तमान में प्रदेश में जो लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद, ध्यान रखिएगा लखनऊ, ये जो 3 है, लखनऊ, गाजियाबाद और नोएडा, ये तीनों पे ही अभी मेट्रो चल रहा है। जबकि कानपुर और आगरा में आपका अभी काम इसका चल रहा है। यहाँ तो मेट्रो अभी चलता है, लेकिन ये दोनों जगह पे है अभी काम चल रहा है। ठीक है, अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है मेट्रो का।
और इसी के साथ ही अभी गोरखपुर में मेट्रो परियोजना का काम इसी साल के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इसका पहला चरण पूरा कर लिया जाएगा। कानपुर मेट्रो का काम भी काफी हद तक पूरा किया जा चुका है और इसका संचालन अगले साल शुरू हो जाएगा। आगरा और कानपुर दोनों शहरों की मेट्रो परियोजनाओं के लिए सालाना बजट में धनराशि का आवंटन भी किया गया है। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने बैठक में गोरखपुर महानगर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रूप में लाइट रेल ट्रांजिट परियोजना की क्रियान्वयन और डीपीआर को मंजूरी दे दी है। गोरखपुर मेट्रो परियोजना में कुल 27.84 किलोमीटर की लंबाई में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर प्रस्तावित है। इस परियोजना की कुल लागत जो है वो 4,672 करोड़ रुपए आंकी गई है और इसे साल 2024 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। ध्यान रखिएगा, 2024 तक लक्ष्य को पूरा करना है। मंत्रिपरिषद की ओर से मंजूर किए गए डीपीआर के मुताबिक गोरखपुर मेट्रो परियोजना की इन एलिवेटेड कॉरिडोर्स के तहत शहर में श्यामनगर से मदन मोहन मालवीय प्राविधिक विश्वविद्यालय तक 15.14 किलोमीटर की लंबाई में 14 स्टेशन प्रस्तावित है। इसी तरह से बीआरडी मेडिकल कॉलेज से नौसठ चौराहा तक 12.70 किलोमीटर लंबाई के कॉरिडोर से 13 स्टेशन प्रस्तावित होंगे। तो ये जो है ये गोरखपुर में अभी है जो एक नया मेट्रो परियोजना का काम शुरू हुआ है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए गोरखपुर। सॉरी, ये शुरू हुआ बोल रहे हैं, अभी शुरू करने की घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत कि कौन सी महिला दुनिया भर की महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करने और महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन की पहल के तहत एक दिन के लिए ध्यान रखिएगा, एक दिन के लिए ब्रिटेन के उच्चायुक्त बनने का मौका मिला है। ऑप्शन ए इंद्राणी कपूर, ऑप्शन बी चैतन्या वेंकटेश्वरन, ऑप्शन सी निसाबा गोदरेज, ऑप्शन डी अंजना रेड्डी। देखिए, दिल्ली की लड़की चैतन्या वेंकटेश्वरन को एक दिन के लिए भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त बनने का मौका मिला। वेंकटेश्वरन को दुनिया भर की महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करने और महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन के पहल के तहत यह अवसर दिया गया है। ब्रिटेन का उच्चायुक्त 2017 से हर साल एक दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता का आयोजन करता है। इसमें 18 से 23 वर्ष की युवतियां भाग लेती है। पिछले महीने 12 सितंबर को इस साल की प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें चैतन्या ने भी हिस्सा लिया था, जिसमें जीतने पर दिल्ली निवासी चैतन्या वेंकटेश्वरन को पिछले बुधवार को भारत में ब्रिटेन की वरिष्ठतम राजनयिक बनने का मौका मिला। ब्रिटेन के उच्चायुक्त ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए इस बारे में जानकारी दी। ब्रिटेन उच्चायुक्त ने बताया कि 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर इस बात की घोषणा कर दुनिया को इसकी जानकारी दी गई। चैतन्या चौथी युवती है जो इस प्रतियोगिता को जीतकर एक दिन के लिए ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनी। उच्चायुक्त के रूप में वेंकटेश्वरन ने उच्चायुक्त के विभाग प्रमुखों को उनके काम सौंपे, वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारियों से बातचीत की, मीडिया से मुलाकात की और भारतीय महिला प्रतिभागियों पर ब्रिटिश काउंसिलिंग स्टेम छात्रवृत्ति के असर का पता लगाने संबंधी अध्ययन की शुरुआत की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चैतन्या वेंकटेश्वरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम की रिपोर्ट के तहत उत्तर भारत के कौन से शहर में सबसे ज्यादा बच्चों में कैंसर की बीमारी मिल रही है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी चंडीगढ़। देखिए, उत्तर भारत में सबसे ज्यादा दिल्ली के बच्चों में कैंसर की बीमारी मिल रही है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने दिल्ली के लोगों में कैंसर के प्रति जागरूकता के लिहाज से एक सोशल अभियान भी छेड़ा है, जिसमें लोगों को अपने बच्चों में कैंसर के बचाव के तरीके बताए जा रहे हैं। आईसीएमआर के अनुसार देश में उत्तरी राज्यों में दिल्ली एकमात्र है जहां सबसे ज्यादा बाल कैंसर के मरीज मिल रहे हैं। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 के मुताबिक देश में सालाना मिलने वाले कैंसर मरीजों में 2.5% भागीदारी बच्चों की है। ल्यूकेमिया और लिफोमा नामक 2 कैंसर सबसे ज्यादा बच्चों में मिल रहा है। उत्तरी भारत में दिल्ली में सबसे ज्यादा ये मरीज हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नियमित जांच के जरिए बच्चों को कैंसर की घातक बीमारी से बचाया जा सकता है। आईसीएमआर के ही अनुसार 0 से 14 और 0 से 19 वर्ष की आयु के इन 2 वर्गों में कैंसर रोग मिल रहा है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ लड़कों में 4.7 तो लड़कियों में 2.6% कैंसर मिल रहा है। वर्ष 2012 से 2016 के बीच दिल्ली में 60,000 से अधिक कैंसरग्रस्त बच्चे मिल चुके हैं। स्थिति यह है कि प्रति 10 लाख लड़कों में से 203 और 125 बच्चियों में कैंसर रोग मिल रहा है। इस स्थिति को नियंत्रण में भी लाया जा सकता है, हालांकि इसके लिए समय पर उपचार और जांच बेहद जरूरी है।
तो जो इसका है सही आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आजादपुर, ऑप्शन बी गन्नौर, ऑप्शन सी लासलगांव, ऑप्शन डी रहमानखेड़ा। देखिए जीटी रोड पर गन्नौर में एशिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी में मार्केट अगले 3 साल में विकसित हो जाएगी। इसी के कारण ये अभी चर्चा में बना हुआ है, जो एशिया के सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी है, जो कि है गन्नौर में है। ठीक है, तो इस साल पर इस पर 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसको लेकर कृषि मंत्रालय ने हरियाणा इंटरनेशनल हार्टिकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है। 3000 करोड़ रुपए में से 2000 करोड़ का लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया जाएगा, तो 1000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। मार्केट के विकसित होने पर मंडी के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को काफी रोजगार मुहैया होगा। गन्नौर में जीटी रोड के साथ 537 करोड़ के में बनने वाली अंतर्राष्ट्रीय फल, फूल एवं बागवानी मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट होगी। दूसरी इसकी मंजूरी वर्ष 2012 में मिलने के बाद शिलान्यास फरवरी 2014 में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने किया था। बागवानी मार्केट को जमीन की चारदीवारी का निर्माण किया जा चुका है। अभी मार्केट परिसर में 4 शेड भी बने हुए हैं, जिसमें 2 शेड कवर्ड हैं और 2 खुले हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गन्नौर। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।